who have joined so far. Like every month, we have again once again gathered here for the technical webinar, which we are doing on the first Saturday of every month. इस बार बड़ी खुशी की बात है कि काफी मेंबर्स इस समय से ज्वाइन कर लिए हैं। लास्ट टाइम में मुकेश जी ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी किया था इसके लिए कि समय से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हम नेशनल सेमिनार हम लोग कर रहे हैं उसकी डेट फाइनल हो चुकी है। 14 दिसंबर 2024 को हम लोग IIT कानपुर ऑडिटोरियम से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराएं और हम लोगों को मेहमानबाजी का मौका दें। रजिस्ट्रेशन भी आरंभ हो चुके हैं। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी रजिस्ट्रेशन फी हम लोगों ने 1500 रुपये रखी है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, डिनर, ये सारी चीजें व्यवस्था उसी में की गई। इस बार मैं लोगों से कुछ सहयोग चाहना चाहूंगा कि कुछ जो नए आजकल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, इस पे अगर नेक्स्ट वेबिनार में हम लोग कुछ मटेरियल मिल जाए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन इवैल्यूएशन या न्यू मेजरमेंट टेक्निक, इन सब पे अगर कुछ आर्टिकल्स अगर हमें मिलते हैं तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग सोविनियर भी पब्लिश करेंगे नेशनल सेमिनार में। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कुछ टॉपिक्स भी हमको आर्टिकल्स भेजें, जिससे कि हम सोविनियर में उनको पब्लिश कर सकें और उस पर सभी हम लेक्चर्स भी करा सकें। दूसरा हमारा मुद्दा था कुछ ग्रीवेंसेस था लोगों की, जैसे इंटरमिनिटी PNB का इशू है, SBI लखनऊ LHO के इश्यूज हैं। इसके बारे में जहां तक हमारा सोचना है कि जो भी लोगों की कंप्लेंट्स थी, आईबा उन पे पूरी तरह ध्यान दे रहा है, सभी के मैटर को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया गया है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसके। एक दो मेंबर्स की कंप्लेन में उनके पेमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब पेमेंट्स के लिए भी भाई आईबा सिर्फ कंसर्न अथॉरिटी को लिख सकती है। अब जिनके पेमेंट 2-3 साल डिलेड हैं, अब उस पर आईबा की भी मजबूरी है, क्या करें। और जिनके केसेस नहीं हुए, अब वहां के ऑफिसर से बात की तो वो कहते हैं उनका केस ही नहीं हुआ और 2-3 साल के पेंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं। तब उसके लिए आईबा भी मजबूर रहती है कि क्या कर सकती है उसके ऊपर। आज भी सुबह में देख रहा था कि एक किसी मेंबर ने कंप्लेंट किया कि ये जो हर महीने हम लोग वेबिनार करते हैं, इसका क्या औचित्य है। अब हमारा उस पर सिर्फ ये कहना है कि औचित्य क्या है कि भाई हम लोग हर महीने जो वेबिनार करते हैं, इस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन आती हैं जिससे अपनी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, और इसके बाद एक ओपन फोरम पे इस पर डिस्कशन होता है, और जिसमें जिसके लोगों के डाउट्स हैं वो सारे हम लोग कोशिश करते हैं इसको क्लियर किया जाए। तो अब इस पे अगर हम ये सोचे कि इनका औचित्य क्या है, भाई इस पे तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, और हम लोग जो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं हर महीने करने का, वो तो एक अनवरत चलता ही रहेगा। और अगर किसी को उसमें कुछ शिकायत हो या कुछ गिले शिकवे हो तो उसको इस फोरम पे डिस्कस भी कर सकता है आदमी। अब हम लोग मेन तो नेशनल सेमिनार की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में है। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने वेबिनार के लिए रखा हुआ है, इम्पैक्ट/इफेक्ट ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स इन वैल्यूएशन। जैसे वैल्यूएशन हम लोग करते क्या है कि अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो उसके रेट्स ले लिए हम लोगों ने, पर स्क्वायर फीट कितना जाना है, उस पर डिप्रिसिएशन ले लिया, या ऐसे RCC स्ट्रक्चर्स है उसकी भी देख लिया किस रेट्स पे जाना है। अब
आरसीसी स्ट्रक्चर्स पे हमें देखना है कि उसकी फुटिंग कैसी है, फाउंडेशन कैसी है, उसके एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, सारे फैक्टर्स को भी हमें क्लब करना है और तब हमें उसकी वैल्यूएशन पे उसका क्या इफेक्ट जा रहा है, इसको जानने के लिए हम लोगों ने एक लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया है और इस लेक्चर को हमारे देंगे डॉक्टर रजत खरे। ये हमारे आईवा के मेंबर भी हैं और इत्तेफाक से ये हमारे आईवा के ट्रेजरर भी हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेता हूँ और मैं अब अनुरोध करूंगा आईईआई चेयरमैन मुकेश कुमार सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह जी से कि प्लेटफॉर्म पे आके कुछ दो आशीर्वाद वचन हम लोग को बताएंगे, गाइड करें हम लोग को। Sir, thank you very much, Okay. sir. Thank you very much, sir, for these kind words. Today's topic is very interesting, and I know personally Engineer Dr. Rajat Khareji is very good speaker and very academician in nature also. Although he is in business, but still he is academician by nature. So the concrete structure, that is the reality of present life, and everywhere we are using concrete structure, and during your valuation and during the estimation, during structural analysis, the concrete structure remains always in focus. So with these words, I would like to welcome all members of IVA, all members of Institute of Engineers and other professional bodies, because IVA lectures are becoming very popular, and other than members, some other members are also remains very keen to attend these lectures. So on behalf of Institute of Engineers, I would like to welcome today's speaker, Engineer Rajat Khare, and all honorable members of IVA. This is very good initiative by IVA as well as the Institute of Engineers to organize a technical lecture for the benefit of technical community as well as architectural community, valuers community, to get benefited by these lectures. So from my side, I would like to once again welcome you again, all, as well as today's invited speaker, Dr. Rajat Kumar. Thank you, sir. Thank you, Mukesh. Now I will like to invite Anand Singh ji, Vice President, to give brief description, a brief introduction of our guest speaker. Anand Singh ji. हेलो, आवाज आ रही है? साइड में दिखते हाँ, आ रही है आनंद जी। आ रही है सर जी, आ रही है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर रजत खरे का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग 1997 में करी और उसके बाद एमटेक इन्होंने किया 2004 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, और पीएचडी जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग में है 2015 की, और HPTU में इन्होंने एज ए गेस्ट फैकल्टी अराउंड 7 ईयर काम किया, और इन्होंने 2 पेपर भी लिखे हैं फायर सेफ्टी पे विद द कोलैबोरेशन ऑफ डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जो हमारे HPTU में हेड भी रहे हैं और सिविल में भी रहे हैं। और इसके अलावा है कि इनकी फर्म का नाम सुएस कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंसी जो ये इन्होंने प्रोवाइड करी है, अभी तक जितने भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में पार्ट हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ब्रिजेज है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, शेड है, स्ट्रक्चर डिजाइन है, प्री टेंशन, पोस्ट टेंशन की सोल्यूशन ऑफ ओल्ड डैमेज स्ट्रक्चर, एनडीटी टेस्टिंग पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, और इसके अलावा वैल्यूएशन भी दे, और इनका लगभग 20 साल का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में एक्सपीरियंस है, और एनडीटी का लगभग 8 साल। उनके मेजर क्लाइंट हैं वो PWD, CWD, रेलवे, PNC, IOCL, UPPCL, TNDS, ITI, यही सारे हैं। और जो इनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो टेक्ला है, स्टड है, स्टेट प्रो है, बिल्ड मास्टर, स्टील मास्टर। और मेंबरशिप इनकी आईवा के अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, ये इनका छोटा सा परिचय है। बाकी आगे की प्रोसीडिंग MK श्रीवास्तव जी।
Thank you, Anand, for brief discussion of our guest speaker. I think Rajat has not joined so far. Anand, हाँ जी, whether Rajat is here? पता नहीं, आप ही देखो अपना। नहीं, अभी तो आए नहीं है, लिस्ट में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे हैं. Please wait for a while. I'm just talking to him. बात तो Welcome to this platform of IVA. The introduction has been completed and you are just requested to start the lecture. Camera is not starting. There is some trouble. There is some problem in my camera. Thank you, Manoj bhai. Welcome to all. It was day before yesterday when Manoj asked me to deliver a presentation on valuation field. Actually, I'm not doing any valuation, but he insists me that you have to do. So I try to present. I'm trying to present. It is a very small presentation. It will take just only 15 to 20 minutes. And the topic is impact or effect of RCC structure in valuation, in property valuation. As we know, the valuation is a technique to estimate the value of fair value, market value of any property, and what the impact of the construction material. लेआउट यही चाह रहा है. Just I will try to convey my thoughts about the RCC structure in valuation. I am नहीं बढ़ाई जाएगी. presenting my slides, just try to share my slides. ऑफिस बंद हो गया. लेक्चर चला नहीं चला. बोल नहीं रहे. हाँ बोल ही नहीं रहे. The effect or impact of RCC structure in valuation नहीं दिख रहा है. हाँ, वो विंडो खुला हुआ है प्रेजेंटेशन वाला, इसको कॉपी करके उस पे डेस्कटॉप पे कर लीजिए. डेस्कटॉप नहीं है सर, मेरे ये लैपटॉप पे है. हाँ कोई बात नहीं, लैपटॉप इस फोल्डर से निकाल के डेस्कटॉप पे कर लीजिए और उसको फाइल खोल लीजिए. वो ठीक कोशिश करता हूँ. उनका मेल आईडी पासवर्ड गलत बता रहा. जो आईडी नंबर Earlier, the valuation is the technique to determine the fair price or market value
of any property or any project means to consider, and in which we should consider all the uncertainties in the full lifespan of the structure of property. और आज के समय में in the present time we are having many different construction technique or design technique, design softwares, design methodology we are having to design any structure that will also affect the valuation of any property. How? I will tell you in the next slide, in the coming slides. Secondly, the valuation of the building, the value of the building, it will fluctuate with the time. So we should always mention the time period or time in any valuation report. See, the first slide जो मैंने अभी बताया कि एक टेक्निक है. नेक्स्ट हम आते हैं, the valuation of building depends on the various factors such as structure. As load bearing wall structure, it has only 60 years lifespan. RCC structure, it has 80 to 100 years of lifespan. And as we compare with the durability of the structure, so nowadays we have many design methodology in RCC structure or steel structure. RCC structure is more durable, we know, because जो RCC स्ट्रक्चर है ये हमारा कई बार जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी केमिकल अटैक्स होते हैं, कई सारे गैस अटैक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स भी आते हैं. तो अगर हम उसके देखें तो ड्यूरेबिलिटी हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर की या स्टील स्ट्रक्चर की ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर. पुराने स्ट्रक्चर जो हमारे होते थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें अगर हम देखें तो वॉल थिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ड्यूरेबल है. आज के डेट में भी वो जो है काफ़ी ड्यूरेबल है और थाउजेंड ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर्स वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो 2 साल 3 साल में ही इसमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाते हैं. तो हमें वैल्यूएशन करते टाइम ये भी देखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉपरली डिजाइंड है, डिजाइन बाय स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रॉपरली ये जो है प्लान्ड है. प्लानिंग में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स दोनों जो हैं प्लानिंग करते हैं, तो ये भी देखना चाहिए इसकी प्लानिंग कैसी है, वेंटिलेटेड है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं. फिर उसके बाद लोकेशन बिल्डिंग का, लोकेशन में ये प्लेन टेरेन में है, माउंटेनस टेरेन में है, सी के किनारे सी शोर पे है, तो उससे भी उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी इफेक्ट करती है. इस यूज में हमारा ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है या कमर्शियल स्ट्रक्चर है, उसका साइज से उसकी रोड विड्थ क्या है स्ट्रक्चर के सामने, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वैल्यूएशन में. और जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज its age, जैसा बताया मैंने. द करस्पॉन्डिंग एज ऑफ द बिल्डिंग will be determined by the material used in construction. स्लाइड नहीं चेंज हो रही, उसी मट्टी की वैल्यू नहीं, दूसरी वाली हो गई होगी मुझे लगता है. नहीं, कुछ नहीं है, एक ही दिख रहे ऊपर सबसे टॉप, केवल उसकी हेडिंग आ गई. एक ही वहाँ वहीं पे आप फिर से इसको शेयर करिए, खरे साहब हटा लें.
ये बाकी लोग अपने इसको म्यूट शेयर हो गए? शेयर हो गए कि नहीं? रखें ताकि दूसरों को सुनाई आ सके कि सभी लोगों ने स्पीकर ऑन कर रखे हैं कि Arvind scenario, the valuer engineers or architect estimating the valuation of property or project. It is based on the general approach without considering complexity of the construction based on construction technique of whether it is load bearing, whether it is RCC frame structure, whether it is steel frame structure, whether it is pre or post tension structure, prefabricated structure, green building technology. हम जिस भी टेक्निक का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूएशन चेंज होती है। तो जब कभी भी हम वैल्यूएशन के लिए कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए वेदर इट इज लोड बेयरिंग। आरसीसी फ्रेम लोड बेयरिंग है तो उसकी वैल्यू कम होगी, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है ऑब्वियस है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हमारा जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक शेड, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन उसी जगह आज के समय में एक टेक्निक और आ गई है जिसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसमें स्टील फ्रेम पे पूरी बिल्डिंग कंप्लीट बनती है, पूरा स्टील फ्रेम बनाते हैं और उसके ऊपर आरसीसी स्लैब डालते हैं। ब्रिक वर्क वगैरह सब बिल्कुल जैसे हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में करते हैं उस टाइप से हम लोग पूरा ब्रिक वर्क करते हैं। तो उस केस में इफ इट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर देन द वैल्यू इट वरीज। प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर चेक वगैरह है, प्री एंड पोस्ट टेंशन नॉर्मली हम लोग घरों में यूज नहीं करते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ आर्किटेक्चरल प्लानिंग ऐसी हो गई है कि काफी बड़े बड़े स्पैन उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन दैट केस प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो उसमें भी अगर ये पीटी स्ट्रक्चर है तो उस केस में हमारी वैल्यूएशन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी। तो based on the construction technique and design to avoid the risk and stability of financial institution and firm financed in loan, मतलब लोन वगैरह ले करते हैं, ensure accurate cost estimates through three different approaches, क्योंकि सभी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो मिनिमम 3 डिफरेंट अप्रोच से, अगर बड़ी लोनिंग है तो बड़ा फाइनेंस है तो उसमें 3 तरह से मांगते हैं। तो उस केस में भी हमें देखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट कंटेन मेनी वेरिएबल फैक्टर्स। वो वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? जैसे हमारा अभी पहले बोला कि स्ट्रक्चर हमारा जो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, यूजेस क्या हैं। हियर आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर, नॉट ज़्यादा हम डीपली उसमें वैल्यूएशन में नहीं जा रहे हैं। इफ इट इज सिलेक्शन ऑफ द डिजाइन टेक्निक, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर्स ऑफ कॉलम्स, मेंबर्स, और इसका जो सेल्फ वेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या है, हमको हमारा फाउंडेशन जो है इसका सेल्फ वेट की वजह से फाउंडेशन साइज बढ़ता है। डेड लोड इसका जब बढ़ेगा तो फाउंडेशन साइज बढ़ेगा, कॉलम साइज बढ़ेगा। अगर हम कंपेयर करते हैं स्टील स्ट्रक्चर से तो स्टील स्ट्रक्चर में हमें काफ़ी स्लिम मेंबर्स मिल जाते हैं। प्लेसिंग ऑफ बीम्स एट लार्ज हाइट, अगर हमारी हाइट ज़्यादा है तो उस केस में आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसे नॉर्मल हाइट हमारी जो है 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक है तो उसके लिए लेबर मिलना इजी है। लेकिन जैसे हम 15 फीट से ऊपर जाते हैं उस केस में जो है काफ़ी स्किल्ड सुपरविजन भी चाहिए होगा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ इस पर फोल्डिंग वगैरह भी चाहिए होता है। तो वो भी जो है वैल्यूएशन में काफ़ी मैटर करता है। और इसका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रक्चर में
15 डेज से पहले उसको हम डीशटरिंग नहीं कर सकते। और अगर स्पैन ज़्यादा है तो हमारा जो बीम का डेप्थ है वो ज़्यादा होगा, कॉलम का साइज है वो ज़्यादा होगा। पोस्ट टेंशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी है। द पोस्ट टेंशन स्लैब कैन मेड ओनली बाय स्किलफुल प्रोफेशनल्स। लोकल वर्कर्स उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वैल्यूएशन पे देखना पड़ता है कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी हाई जा सकती है। और इसमें नंबर ऑफ टेंडन्स वगैरह जो हैं यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप चाहिए होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट एक चाहिए होता है, कैसे हमको उसमें टेंशनिंग देनी है और वायर्स जो हैं वो कैसे हमको उसमें टेंशन देना है। और उसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है वायर्स में कि ये स्टील के वायर्स होते हैं, अगर प्रॉपरली इनको फिल्ड अप नहीं किया गया तो इसमें करोजन के भी चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वैल्यूएशन के समय ध्यान रखनी चाहिए। अगर पुअर वर्कमैनशिप है तो ये पीटी स्ट्रक्चर्स में ये एक जो है कभी भी एक्सीडेंट को लीड कर सकती है। स्टील स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग असेंबली सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि कई बार देखा होगा कि एक शेड है जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो कोलैप्स हो जाता है। कभी आंधी आई, उसमें पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया ड्यूरिंग असेंबली, क्योंकि उसमें प्रॉपर हम लोग जो है जिस समय पर्लिंग्स वगैरह नहीं लगा पाते हैं, उसकी जो बेसिंग है वो नहीं लगा पाते हैं, फिर कॉलम खड़े कर देते हैं। कॉलम खड़े करने के बाद उस पर हम लोग ट्रस डाल देते हैं, और ट्रस डालने के बाद जब उसको जब प्रॉपर असेंबल नहीं कर पाते, उसी बीच में अगर आंधी आ गई या कुछ हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रक्चर हमारा गलत था, स्ट्रक्चर डिजाइन जो किया गया था वो गलत था, वो गलत नहीं होता है, लेकिन उसमें जब तक हम पूरी प्रॉपर असेंबली नहीं कर देंगे तब तक वो पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर वो वीक ही रहता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टील स्ट्रक्चर में एक और होती है अलाइनिंग एंड फिटिंग कंपोनेंट्स। इसका जो है कॉलम और बीम को जो है अलाइन करना, उसके बाद उसको फिट करना, और वेल्डिंग एंड बोल्टिंग का भी चैलेंज होता है। तो हम लोग जो प्रेफर इस समय कर रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। जस्ट और अब हम सीधे आते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इन वैल्यूएशन। So the reinforced cement concrete structure have a significant impact on valuation in real estate in construction. इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स में जैसे है कि इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, जैसे पहले मैंने बताया कि द लाइफ स्पैन ऑफ प्रॉपरली डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर, प्रॉपरली डिजाइन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड आरसीसी स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन है इट इज 80 years to 100 years. And the maintenance cost it is also very low in case of as compared to load bearing structure or steel structure. The maintenance cost is very low. Strength or stability RCC structure की देखें तो it provides very superior strength ensuring safety and stability. So in a normal valuation the RCC structure is fetch more value. As I said, low maintenance, so RCC requires less maintenance compared to other material. क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं तो उसमें जो अपना एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक केमिकल्स हैं, वो सब जो अटैक करते हैं, तो अटैक करने में उसमें कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वेल मेंटेन या वेल एग्जीक्यूटेड आरसीसी में अगर हम जाते हैं तो उसमें हम जो ये गैसेस हैं, हानिकारक गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उससे हम काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर वाला जो है अगर प्रॉपर हम उसमें कवर वगैरह का ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो ये फायर असिस्टेंट भी होता है, और आरसीसी स्ट्रक्चर को हम कवर बढ़ा करके उसकी फायर असिस्टेंस जो है बढ़ा सकते हैं। उसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड हम बढ़ा सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर की एक चीज और अच्छा है कि उसमें एस्थेटिक्स पे भी
जो भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसका, जो भी ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है, क्योंकि ये आरसीसी जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, काफ़ी वर्केबल फॉर्म में होती है, तो हम जो है इससे कई सारे ऑर्नामेंटल्स मेंबर्स बना सकते हैं। इसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा है। अगर इसका जो है कंस्ट्रक्शन अच्छे से हुआ है तो इट इज मोर रीसेबल वैल्यू। नाउ if we discuss about the negative impact. Negative impact RCC structure क्या है? High upfront cost number one, because it's a very expensive structure. इसका वेट, सेल्फ वेट आरसीसी का बहुत होता है, तो इसकी वजह से हमारे फाउंडेशंस हैं, हमारे जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, लाइक कॉलम, लाइक बीम, ये सब की जो थिकनेस है, इनका जो साइज है, ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर स्पैन उसका ज़्यादा है तो ये भी एक कॉस्ट में ऐड करता है। आरसीसी स्ट्रक्चर में कई बार होता है कि ये जो है क्रैक्स भी इसमें काफ़ी डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें क्रीप है, इसमें श्रिंकेज है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस पर वेदर का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर मौसम ठंडा है तो उसमें जो है हमने कंक्रीटिंग कर दी है, वो ज़्यादा टाइम लेता है डिस्ट्रक्टिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। और इन्फोर्समेंट इसका जो है, अगर वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, प्रॉपरली अगर उसको जो है कंक्रीट को हमने प्लेस नहीं किया है, तो रिइंफोर्समेंट में कोरोजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिस समय हम वैल्यूएशन के लिए जाएँ तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी मतलब जो स्लैब है या बीम है, उसमें प्रॉपर कवर मेंटेन हुआ है या नहीं। अगर प्रॉपर कवर मेंटेन नहीं हुआ है तो उस केस में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आरसीसी स्ट्रक्चर में उसका मास ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें सिस्मिक रिस्क भी होता है। और ये ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटलनेस की वजह से ये जो है अर्थक्वेक के टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता है, तो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रहता है एज कम्पेयर टू स्टील स्ट्रक्चर। और इसके जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में, तो लोकेशन एंड मार्केट डिमांड, स्ट्रक्चर्स एज, कंडीशन एंड डिज़ाइन। आरसीसी स्ट्रक्चर में ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि इसका जो कंडीशन है आरसीसी स्ट्रक्चर की, वैसा तो नहीं है कि उसमें कार्बोनेशन हो गया हो या उसमें जो है हमारा स्टाइलिंग हो रही हो कंक्रीट की, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। भले स्ट्रक्चर की लाइफ, स्ट्रक्चर की जो एज है वो बहुत न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो, 5 साल 10 साल में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर ज़रा सा भी वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा देते हैं तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, अगर हमने 5% भी, या 5% बहुत ज़्यादा हो गया, 2% भी वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया है, तो इट विल रिड्यूस 30% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वैल्यूएशन को। साइज, लेआउट एंड फंक्शनैलिटी, एमिनिटीज एंड फिनिशेस, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी इफिशियंसी कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें वैल्यूएशन में एक अच्छा इन्फ्लुएंस देती है। और आरसीसी स्ट्रक्चर्स में अपना जैसे डिप्रिशिएशन भी, आरसीसी का जो ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट है तो वो उसमें जो है डिप्रिशिएशन, भले हमारा स्ट्रक्चर 10 साल का पुराना हो या 20 साल का हो, लेकिन अगर उसमें हमारे जो कंक्रीटिंग अच्छी नहीं हुई है तो इसका जो डिप्रिशिएशन है वो नॉर्मल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। और अगर अच्छी कंक्रीटिंग है, अच्छा जो है कंस्ट्रक्शन हमने किया है और उसमें सारे हमने जो भी ध्यान में रखा हुआ है, तो उस केस में ड्यूरेबिलिटी आरसीसी स्ट्रक्चर की बढ़ जाती है। तो भले स्ट्रक्चर हमारा 7 साल पुराना हो, लेकिन उसकी जो है वैल्यूएशन हमको हमेशा उसकी कंक्रीट क्वालिटी को देखते हुए करना चाहिए। आरसीसी की सबसे बड़ी बात है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर अगर एक बार हमको हटाना है तो वो पूरा एक तरह से मलबा ही हो जाता है। और इसकी मार्केट वैल्यू लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर की ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। और रेंटल इनकम भी इसकी जो है आरसीसी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इस पर जो है इफेक्ट करता है।
आरसीसी स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा रेंटल इनकम मिल सकती है। और इसके जो वैल्यूएशन मेथड्स हैं ये सब तो आप जो है वैल्यूएशन करने वाले सब जानते ही हैं कि इसमें किस तरह से कितने जो है इसके मेथड्स हैं। कॉम्परेटिव सेल्स मेथड, इनकम अप्रोच मेथड, कॉस्ट अप्रोच मेथड, रिसीवेबल मेथड, ये सब जो है इस पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इतना मुझे आइडिया भी नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू जो सबसे बड़ा है आरसीसी स्ट्रक्चर का। RCC structure can increase the property value by 10 to 20% compared to non-RCC structure. High quality RCC construction can command premium prices. और RCC durability and low maintenance reduce depreciation. अगर प्रॉपरली आपकी RCC है प्रॉपर है तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है। तो इसलिए जो है ये एक देखें तो एक RCC स्ट्रक्चर एक अच्छा वैल्यूएशन एक वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की फिक्स करती है। और आरसीसी स्ट्रक्चर के जो है इसके बेनिफिट्स हैं यही है: इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, इंप्रूव सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, इनहेंस एस्थेटिक्स, बेटर रीसेल वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है to minimize the valuation benefits of RCC structure. इसमें हमेशा आपको to ensure high quality construction material and workmanship, design and build with energy efficiency and sustainability in mind, incorporate modern amenities and finishes, maintain accurate record of construction and maintenance, conduct regular inspection and repair. तो सर ये एक छोटा सा जो है हमारा प्रेजेंटेशन था क्योंकि टाइम भी नहीं था और दूसरा इस समय तो नवरात्रों का प्रेशर इतना ज़्यादा है स्ट्रक्चर पे तो बहुत ज़्यादा लंबा एक रेडी तैयार नहीं कर पाया प्रेजेंटेशन। तो ये जो है तो पहले कुछ बातें आपको बताई हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के वैल्यूएशन के लिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आई होंगी। Thank you, Rajat bhai, for the nice presentation on this topic of RCC structure. Now I will ask you to wait for 5 to 10 more minutes on the screen here, and I ask the members to have any queries regarding his lecture. If any doubts, we can discuss it on this platform. Any member? इसमें एक पॉइंट छूट गया अभी प्रेजेंटेशन के अंदर कि जो डिप्रिसिएशन रेट है वो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में और रेजिडेंशियल एरिया में ये वैरी करती है। जैसे मोस्टली क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से वहाँ पे कार्बोनेशन फास्ट होता है और वहाँ पे हम 60 साल की लाइफ आरसीसी की भी नहीं ले सकते, हम 40 की लेनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द वेल्वर जो है वो डायरेक्ट 50 ईयर 60 ईयर यही पुट कर देते हैं, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में कार्बोनेशन ज्यादा हो सकता होता है। इसलिए इंडस्ट्रियल में 50 साल ले सकते हैं? नहीं, 40। बिल्कुल सही, बिल्कुल आनंद भाई बिल्कुल सही आपने कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में हमें आरसीसी स्ट्रक्चर की जो लाइफ स्पैन है उसको कम करके वैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में कई सारी गैसेस होती हैं जो हार्मफुल हैं आरसीसी के लिए। कार्बोनेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है वहाँ पर और कार्बोनेशन होने की वजह से स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद कोरोजन आपका आ जाता है कंक्रीट में, सॉरी स्टील में कोरोजन आ जाता है। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से भी तो नंदन ने कहा है बिल्कुल सही है कि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड मतलब वो 40 to 60 ईयर मैक्सिमम लेना चाहिए, उसी के हिसाब से डिप्रिसिएशन आपको वहाँ पे लगाना। और स्टील स्ट्रक्चर में क्या लेंगे सर? स्टील में इंडस्ट्रियल में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इपॉक्सी पेंट करते हैं। इपॉक्सी पेंट की जो लाइफ होती है वो लाइफ होती है करीब जो है 8 to 10 ईयर, क्योंकि जितने भी जैसे टोल प्लाजा वगैरह हैं जो हम लोग डिजाइन करते हैं और अगर वो समुद्र किनारे हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो ब्लीच चलती सी ब्लीच चलती है उससे कोरोजन काफी जो है बढ़ जाता है, उससे जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस केस में जब हम लोग इपॉक्सी पेंट करा देते हैं तो 8 से 10 साल तक उसमें कोई कोरोजन नहीं होता है और फिर नेक्स्ट 8 to 10 ईयर उसमें दोबारा इपॉक्सी पेंट करा देते हैं, तो उसकी लाइफ जो है वहाँ पे जो है 60 साल भी बढ़ सकती है। इसी तरह यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में भी स्टील में अगर वो प्रॉपरली इपॉक्सी पेंटेड है
तो उसकी लाइफ स्पैन को हम लोग स्टील स्ट्रक्चर 40 साल मानते हैं, उसको 60 साल मान सकते हैं मेरे हिसाब से। आरसीसी है 40 से 60। हाँ, नहीं, सेफ साइड के लिए आप 40 पे रहो ना, 60 तो रिस्की है। और एजेंशन में 60 सफिशिएंट है आई थिंक। नहीं, वो एरिया देखना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ इंडस्ट्री है उसके आसपास। नहीं, अगर रेजिडेंशियल है एरिया और आरसीसी स्ट्रक्चर है तो 60 साल काफी है। नहीं, 60-70। उस काल में आप 80 साल तक जा सकते हैं, और अगर कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी है तो आप 100 ईयर में रेजिडेंशियल में जा सकते हैं। एंड लोड बेरिंग में लोड बेरिंग मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और मेंटेन अच्छे ही है तो वो भी आपकी जो है, क्योंकि पुराने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप देखिए 1000 ईयर से भी ज्यादा स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि आजकल हम लोग 9 इंच वॉल यूज करते हैं, उस समय वो लोग काफी मोटी मोटी वॉल यूज करते थे, 2-2 फीट की वॉल यूज करते थे। कई जगह किलों पे आप जाए तो वहाँ पे 5-5 फीट की वॉल आपको मिलती है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्लैब सबकी चली गई है, वॉल जरूर खड़ी है। हाँ, वॉल जरूर खड़ी है, और स्लैब जो है अगर मेंटेन नहीं है तो स्लैब को रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, अगर हम ब्रिक की बात करें, ब्रिक स्ट्रक्चर आरबी स्ट्रक्चर की, तो 40 से 50 साल। नहीं, अगर क्या प्रॉपर्ली मेंटेन करके इसकी लाइफ को क्या हम 60 इयर्स तक बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, वही कि हम लोग जो है इसको, आप जैसे पुराना आर्मी स्ट्रक्चर है, तो आर्मी स्ट्रक्चर में, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब हमारी जो है मैक्सिमम जाती है, क्योंकि सीपेज की वजह से। तो उस केस में क्या होता है कि हम वैल्यूएशन जब करते हैं तो जब अगर हमारी जब मेंटेन नहीं है तो उस समय तो हम डिप्रिशिएशन उसमें ठीक ठाक ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें चिकन गैस वगैरह लगा करके उसको दोबारा रिप्लास्टरिंग करते हैं, उसमें स्टील भी हम लोग उसकी चेंज कर लेते हैं, तो उसको रिपेयरेबल है पूरा। रिपेयर होने के बाद बिल्डिंग की लाइफ फिर जो है 10 से 15 साल बढ़ जाती है। उस केस में डिप्रिशिएशन आप लोग अपने हिसाब से लगाइए कि क्या लगाया जा सकता है। उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 40 to 60 ईयर पे ही बिल्डिंग लाइफ खत्म हो गई। लाइफ खत्म होने के बाद भी बिल्डिंग को रिजनरेट किया जा सकता है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, रिट्रोफिटिंग की जा सकती है। स्लैब को रेनोवेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे लाइफ को लेकिन बढ़ा। ऐसा ना कि जो 60 ईयर से पुरानी स्लैब आपकी होगी ना, वो आर्च वाली स्लैबें होंगी, धन्नी रूप में मिलेंगी आपको। तो वो तो हम जो ज्यादा एज की है स्लैब, जो आर्च रूटिंग वाली है, उसमें तो उसका मोर देन 80 इयर्स ओल्ड है। नहीं, वो तो की उसका जो की होता है वो अगर बेकार हो गया तो फिर नहीं, सिंपली जो अपनी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारी आरबी स्लैब में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आरबी स्लैब में हम लोग जो है, अगर जैसे कई ऐसे स्लैब हैं जो कि पिछले 60 साल 70 साल से भी चल रही है, ज्यादा चल रही है, अगर उसमें सीपेज नहीं आया है तो आरबी को इंटैक्ट है, उसमें कहीं से भी कोरोजन नहीं हुआ है, उसकी जो स्टील है उसमें कहीं से भी कोरोजन नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे केस कुछ आए हैं हमारे सामने जो हमने देखा है, तो वो आरसीसी स्ट्रक्चर से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो आपका जो वैल्यूअर है उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। टेस्टिंग देखेंगे। और मेनली ये मनोज भाई ना इसको एकदम रूल नहीं बना सकते आप, मतलब वो केस टू केस डिपेंड करेगा। वो केस टू केस वैरी करेगा कि उसका मेंटेनेंस लेवल क्या है बिल्डिंग का, हमें वो एसेस करना होगा। बिल्कुल। और हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप आरसीसी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो बेटर है कि आप अपनी टीम में एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी शामिल कर लें। वो आपको सब देख के बता देगा कि ये बिल्डिंग की लाइफ कितनी, रेसिडुअल लाइफ कितनी बची है। कि कई बार होता है प्लास्टर वगैरह करके लोग जो है उसको आरसीसी बिल्डिंग को अच्छा दिखा देते हैं, लेकिन एक जो है अगर अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो उसकी नज़र से कुछ भी छिप नहीं सकता है। वो जरा सा भी कहीं पे सबसे पहले वो पकड़ेगा कार्बोरेशन। बिल्डिंग को अगर किसी भी कॉर्नर को आप हिट करें, अगर उससे जो है एक मेटल साउंड आता है तो मीन्स इसमें कार्बोनेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मेटल साउंड नहीं आता है मीन्स बिल्डिंग ठीक है, इसका कंक्रीट क्वालिटी ठीक है। कभी भी कंक्रीट में आप सेम चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाए उसको हल्का सा उसमें कोई भी चीज हथौड़े से किसी से मारें और अगर मेटल साउंड आए तो जो है उसकी वैल्यूएशन आप कम करें। मेटल साउंड मींस जैसे कि अपना एक क्लास ब्रिक रहती है उसकी साउंड जैसे रहती है उस तरह की। हाँ, उस तरह की साउंड क्योंकि कार्बोनेशन होगा तो मेटल साउंड आएगा।
क्योंकि आपको ऊपर से बहुत हार्ड होगा, लेकिन अंदर क्या होता है पूरा बॉन्ड उसका टूट चुका होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को साथ रखे हैं वैल्यूएशन के लिए, तो क्या वो बैंक उसके लिए एक्स्ट्रा पे करेगा इन चीजों के लिए? तो सर देखिए वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा वैल्यूएशन से जो है, ठीक है मैं 34 एजी वैल्यूअर हूँ, सब कुछ है, वैल्यूएशन में थोड़ी मोटी करता हूँ, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा नहीं करता, इसीलिए क्योंकि बैंक की फीस वगैरह जो है इतनी कम होती है कि वो मुझे जो है सूट नहीं करता। सर जो अच्छी सर्विस चाहेंगे वो तो पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना भी और बैंक चाहिए। अच्छी सर्विस नहीं चाहता, बैंक अच्छी सर्विस नहीं चाहता, बैंक कतई पे नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको ब्रांच मैनेजर है स्ट्रक्चर के साथ है। जबकि हमें लगता है वैल्यूएशन में जो है कि है ऐसा कि आपको जो है स्ट्रक्चर इंजीनियर से उसकी जो है स्टेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को चेक कराना है वैल्यू करने से पहले। ऐसा वो डिपेंड करता है कि एज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। अगर एज ऑफ द प्रॉपर्टी मोर देन 30 इयर्स है तब उसके लिए कंडीशन रहती है कि आपको साउंडनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब वो डिपेंड करता है बैंकर के ऊपर, वो लेता है कि नहीं लेता है। वो भी उनको तब तक के लिए चाहिए जो जितना उनका लोन कवर कर रहा हो, अगर उनको 20 जितना साल के उनका लोन देना है, लोन कवर कर रहा है। अगर 20 साल के बिल्डिंग 20 साल तक तो रहनी चाहिए, उनका ये मकसद रहता है। नहीं 20 निकालना साल के बाद पड़ेगा, 25 साल में क्या होने वाला है उनका इस समय। आगे कर चुके हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। हमारा जो टर्म है टेन्योर हमारा वो पूरा हो जाए बस। बैंकों का जो करंट वाला फीड डाल ले, एज जो का रिपोर्ट फाइनल होगी वो उनका सिंपल है कि 1.5 टाइम्स ऑफ लोन पीरियड। यदि उसको सेटिस्फाई करता तो उससे कोई स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और यदि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वो लेता है। नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको। अगर हमारा लोन पीरियड 10 साल का है तो उनको प्लस 5 ईयर चाहिए होगी। अगर 20 साल का है तो प्लस 5 ईयर 25। मैंने भी तो 1.5 टाइम्स का है ऑफ लोन पीरियड। हमारा अगर 20 साल का टर्म है उनका लोन का, 2 साल की फ्यूचर लाइफ बची रहनी चाहिए, 10 साल का तो 5 साल फ्यूचर लाइफ बची रहनी चाहिए। 5 साल उसमें ऐड कर लेते हैं सिर्फ वो अपने नहीं, से 5 साल ऐड नहीं करते सर, 1.5 टाइम्स रूल है। वैसे हम लोग बैंक में देख रहे 5 साल उनको क्वेश्चन मिल जाता है, बस वो कर लेते हैं उस पे। लोन में मेंशन है 1.5 का। अच्छा ये सर कई बैंकों के उसमें जो इंटरनल उनकी गाइडलाइन है उसमें कई बैंक मेंशन है। अच्छा 1.5 मेंशन है 1.5 टाइम्स ऑफ लोन पीरियड। लोन पीरियड। ओके। हरिओम जी सर, ये भी डिपेंड करता है। अब कई बार सिक्योरिटी के नाम पे एडिशनल सिक्योरिटी है, प्राइमरी सिक्योरिटी है नहीं, वो एडिशनल सिक्योरिटी है तो वो उसमें कंसीडर नहीं करते हैं जी। नहीं सर, ये सिर्फ हाउसिंग लोन में कंसीडर ही नहीं करेंगे सर, ये जो क्राइटेरिया है फॉर हाउसिंग लोन के लिए है। यदि हाउस बिजनेस लोन है तो उसमें ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता लाइफ का। अभी हमने दरियागंज में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करी है जिसकी लाइफ मोर देन 100 ईयर है, और बैंक के पास वो पिछले 35 साल 40 साल से चली आ रही है। अब वो सिक्योरिटी बैंक छोड़ दो, चाह रहा है पार्टी दे देगी दूसरी प्रॉपर्टी, चल रहा है अकाउंट 35-40 साल से, और बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो चुकी है। उस टाइम से वही होते हैं जिनकी लाइफ खत्म होने के बाद भी वो लाइफ रहते हैं सर। और मैं वही बात कर रहा हूँ, नहीं है रजत जी, सर, साथ में मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। सर मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। दरियागंज में पुरानी बिल्डिंग जो आरसीसी स्ट्रक्चर तो होते नहीं थे उस टाइम पे, टाइप की जो बिल्डिंग बनी हुई है खत्म नहीं हुई होगी लाइफ जी, स्ट्रक्चरली उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई होगी। स्ट्रक्चरली उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, यही बात हमको सर बतानी है कि स्ट्रक्चरल लाइफ कैसे और डिफाइन टोटल लाइफ। सर कैसे डिफाइन करेंगे? सर स्ट्रक्चरल लाइफ को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, और अगर वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे जो स्लैब है वो हमारा जो है मतलब आर्च नहीं है, आर्च की जगह स्लैब है, तो सबसे पहले तो उसमें हम ये देखें कि उसका हमें करोजन टेस्ट करना चाहिए उसका स्टील। सर ये हम वो चीज कह रहे हैं जो नॉन प्रैक्टिकल है। सर 100 साल पहले आरसीसी स्लैब नहीं होती थी,
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, आप सर 100 बिल्कुल साल सही कह पहले रहे हैं। कंप्रेसिव स्लैब्स होती थी, टेंसाइल स्लैब नहीं होती थी। जो स्लैब की आप बात करो वो वही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आज नहीं स्लैब है। है वहाँ पे, आज स्लैब है या हमने उस पे स्टील डाल करके उस पे स्लैब डाली हुई है। आर्ट स्लैब है। वो आप तो कंप्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है ही नहीं। आर्ट स्लैब है तो कंप्रेशन मेंबर की तरह काम कर रही है वो, और कंप्रेशन मेंबर की लाइफ टेंसाइल मेंबर से ज्यादा होती है। बिल्कुल सर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में कंप्रेसर मेंबर है 100 लोड ईयर बेयरिंग तो वॉल पे है ना। सर छत भी तो वॉल पे ही रुकी हुई है। हाँ तो जब वॉल वॉल की ही थिकनेस फेल ज्यादा होगी। सर जब वॉल ही फेल हो गई तो सर क्या करेगी? ये जब तो वॉल आपने टाइम मोर देन मैं 100 बता सकता हूँ। तो वॉल की वॉल थिकनेस की कितनी लाइफ है? अच्छी है, वॉल की थिकनेस कितनी है, वॉल के जॉइंट्स, वॉल की प्लास्टिंग, पॉइंटिंग कर सर सारी कोई चीजें वो तो ये इंस्पेक्शन करने वाला डिसाइड करेगा। उसके सर बेसिस पे वो बताएगा स्ट्रक्चर लाइफ कितनी है और थ्योरेटिकल लाइफ जितनी भी कितनी आप है। बात कर रहे हो सब इम्प्रैक्टिकल कर रहे हो सर। गलत मत समझना इस बात को। ना तो कोई अंदर जाके बजा के देखता है, ना जॉइंट देखता है। प्लास्टर होगी तो ना जॉइंट दिखता है ना कुछ दिखता है बंदे को। तो लेकिन जब आप 100 ईयर पुरानी बिल्डिंग को आप वैल्यूएट कर रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आप उसको चेक करें। अगर आप बिना चेक किए उसको जो है वैल्यूएशन उसकी करते हैं तो इट्स योर फॉल्ट। जी और सर वैल्यूएशन की बात अलग है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ और स्ट्रक्चरल लाइफ दोनों में होती है। जैसे आपके पास कार है, कार की लाइफ 15 साल गवर्नमेंट मेंटेन रखते हैं तो उसकी 25 साल भी हो जाती है लाइफ, बहुत अच्छी कारें चलती है। तो थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, उसकी थ्योरेटिकल लाइफ एंड स्ट्रक्चरल लाइफ की बात हो रही है। सर जहाँ कंप्लायंस होते हैं आपको उठा के फेंक देनी पड़ती है। कार नहीं चलती एनसीआर में 10 साल से पुरानी, आपको लाइफ जो मर्जी हो। सर ये तो जो रिपोर्ट दे रहा है उसको सर हम जनरल जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं उस पर तो बहस कर सकते हैं। अगर हमने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है तो नहीं हम उस कोई पे बहस नहीं कर रहे करेंगे। सर आपसे, हम कोई बहस नहीं कर रहे, हम तो जस्ट अपना व्यू रख हम रहे डिस्कस कर रहे हैं, हैं। जो भी कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद आपसे बहस करना नहीं अगर है। अगर लाइफ किसी सर नगर निगम के केस में अक्सर ऐसा होता है, नगर निगम का टैक्स असेसमेंट करते समय कई बिल्डिंगों की वैल्यूएशन जब करते हैं तो वो अपनी लाइफ ज्यादा की लाइफ जी चुकी होती है, तब भी उसको ऊपर टैक्स हमको एसेस करना है तो हम उसकी 100 ईयर्स लेते हैं लाइफ एज 100 ईयर और फ्यूचर लाइफ टोटल लाइफ उसकी उसमें हम एक क्लॉज भी तो डालते हैं कि बिल्डिंग इज वेल मेंटेन्ड। हाँ डालते हैं और उसको ऐसे एक्सपेक्टेड फ्यूचर लाइफ भी बता दो, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नगर निगम के टैक्स असेसमेंट में अक्सर ये करना पड़ता है, बैंक के केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नगर निगम के टैक्स असेसमेंट में मुझे पता नहीं असेसमेंट है कानपुर नगर निगम में जो असेसमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। सर यहाँ तो दिल्ली एनसीआर में असेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर उन्होंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना रखा, वहाँ डाटा डालिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं कानपुर की बात बता रहा था जी तो यहाँ पे जाजमऊ इंडस्ट्रियल एरिया में अक्सर ऐसी प्रॉपर्टियां मिलती है। जाजमऊ में सबसे पुराना इंडस्ट्रियल और जाजमऊ में आपको ऐसे स्ट्रक्चर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे मिलेंगे। उसी आरसीसी स्ट्रक्चर 10 साल के आपको जो है काफी डिटेरियोरेशन उसमें दिखेगा आपको। उसकी वजह है कि जाजमऊ एरिया में जो है इतनी ज्यादा जो गैसेस हैं या इतनी ज्यादा केमिकल्स हैं वहां पे एटमॉस्फेयर में, वो आरसीसी को खराब कर देते हैं, समय से पहले खराब कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं भाई, वो अधिकतर कंप्रेसिव स्ट्रक्चर जो पुराने बने हुए, वही मैं कह रहा हूँ कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है ऐसी जगहों पे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि आरसीसी स्ट्रक्चर जिसके अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन मेरा था, अनफॉर्चुनेटली वो जो है शेयर नहीं हो पाया। आरसीसी स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन मतलब ये टेक्निक है और सबसे खराब, अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन आपका जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप वाटर सीमेंट उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आरसीसी स्ट्रक्चर से ज्यादा डेंजरस कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। और वाटर सीमेंट रेशियो को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कॉलम के कॉर्नर पे आप हल्का सा जो है हथौड़े से चोट करें। अगर वो कॉर्नर टूट रहा है तो इट मींस वाटर सीमेंट रेशियो जो है
ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा था। रजत भाई इसका सोल्यूशन क्या है? वो कंस्ट्रक्शन हो गया, वो कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वैल्यूएशन आप उसके हिसाब से करें, ये देख के ना करें कि आरसीसी। अब जैसे सब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं वैल्यूएशन के लिए, एक दो बार हम भी गए हैं, हमने देखा है कि 25 फीट का स्पैन है, 25 फीट स्पैन में 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है। तो अब आप उसको एज ए आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह उसकी वैल्यूएशन नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है। 25 फीट स्पैन 3 स्टोरी 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम पे नहीं टिकेगी बिल्डिंग। उसकी लाइफ स्पैन मैक्सिमम होगा कितना, 25 से 30 साल। 25-30 साल के बाद उसमें क्रैक्स आने ही आने हैं। तो उस केस में डिप्रिसिएशन आपको 50-60% से ज्यादा लेना चाहिए। कॉलम मजबूत हो सकता है, फाउंडेशन में गड़बड़ हो। जब 9-12 कॉलम होगा तो फाउंडेशन भी आपकी 3x3 की या 4x4 की होगी। अगर फाउंडेशन को 6x6 की बनाता है तो कॉलम 9x12 का क्यों बनाता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि मेरे सामने एक केस आया, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 9x12 का कॉलम है, आप बिलीव नहीं करोगे सिर्फ 16 की 6 सर्विस है उसके अंदर। अब इसको कैसे असेस करेंगे? लेकिन आरसीसी जो है बहुत अच्छा मटेरियल है और आरसीसी से डेंजरस कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं है। आरसीसी एक इंजीनियरिंग मटेरियल है, बिना इंजीनियर्स की मदद से उसको करना नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात। लेकिन पब्लिक के समझ में आता नहीं। हाँ, पब्लिक समझ में नहीं आता। जहाँ भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूज करनी है वहाँ पे इंजीनियर्स का रोल बहुत ज्यादा है। अरे अपने बहुत सारे आर्किटेक्ट बंदूक खुद ही डिजाइन करते हैं। अरे ऐसी बात ऐसा डिजाइन करता है कि मतलब क्या आनंद भाई ऐसी बात न करो। देखो ऐसी बात अगर करोगे तो अपने जो कुछ आर्किटेक्ट बंधु हैं जो स्ट्रक्चर एस्टिमेट की सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और बताओ उसका वो एक वाइसी वर्ता अप्रोच है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। नहीं, एक बिल्डिंग थी यहाँ कानपुर में, उसमें क्या हुआ कि जो बेसमेंट की जो फ्लोर होती है वो फूलने लगी, उठने लगी, और बंदे ने किया कि आइसोलेटेड फुटिंग में 6 स्टोरी बना रखी थी। हमने कहा तो ये होना ही है, तो ये सब करो। चलो हम लोग समझेगा जाओ क्या रख दिया, कहाँ रख दिया? एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? भुगतान को रोका गया। चलो बात करते हैं। सर, जैसा सेमिनार के बारे में बता दीजिए, क्या कैसे प्रोग्राम है, क्या? नहीं, मैंने बता दिया मैंने। वो 14 तारीख को है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और वेन्यू फिक्स है अपना IIT ऑडिटोरियम। जी 14 को है। IIT का आउटरीच, हाँ आउटरीच है सर। और रजिस्ट्रेशन भी जैसे लास्ट टाइम की 1500 पर पर्सन वो वही रखी गई, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो आउट स्टेशन कैंडिडेट जो रुकना चाहते हैं उनको पहले से हमें इंटीमेट कर दें, जिससे हम उनकी रुकने की व्यवस्था कर सके वहाँ पे। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। ये वहाँ पे स्टेशन के अंदर जाते हैं। थैंक यू रजत भाई फॉर नाइस प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक। और काफी जानकारी हम लोगों को मिली। तो मोबाइल नंबर क्या? लोग आरसीसी के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन आपने काफी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया, जिसके लिए हम बहुत ही आपके शुक्रगुजार हैं। अब इसके साथ ही मैं आशुतोष जी से अनुरोध करेंगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आशुतोष जी। जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या कभी किसी ने प्रैक्टिकली, जैसे अभी वैल्यूएशन की अपन बातें कर रहे हैं और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें
क्या किसी ने एक्सटर्नल रिपोर्ट किसी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ एनक्लोज करी है कभी? अगर थोड़ा किसी ने किया हो तो थोड़ा सा ब्रीफ करेगा कोई? ये देते हैं उसमें। इस समझे ना एक्सटर्नल रिपोर्ट कैसी? मतलब जैसे सर, जैसे आप अभी जो भी अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, सर दे रहे थे, तो उसमें ये था ना कि जैसे बिल्डिंग इज वेल मेंटेन्ड या बिल्डिंग इज 30 years old, या उसमें हम जो अपने रिमार्क डाल के देते हैं वैल्यूएशन में कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी अलग से हम मतलब लें किसी से, कंसल्टेंट से या किसी स्ट्रक्चर डिजाइनर से, तो क्या प्रैक्टिकली अभी तक किसी ने वैल्यूएशन में कभी यूज करा है? किसी ने एनक्लोज करी है रिपोर्ट को यदि अपनी रिपोर्ट में? अच्छा, तो रिपोर्ट में कॉलम जाता है ये कि बिल्डिंग इतनी पुरानी है, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, इसका केस डिस्बर्स होने के पहले एक स्ट्रक्चरल साउंडनेस रिपोर्ट सर्टिफिकेट ले लिया जाए और उससे एसेस किया जाए उसकी फ्यूचर लाइफ कितनी है। सर वो तो बैंक के पार्ट पे हुई ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्ट पे, अपने पार्ट पे हम लोग एक्सटर्नल अपने, जैसे अभी बात चल रही थी एक्सटर्नल अपन एक किसी स्ट्रक्चर डिजाइनर को साथ में लेके जाएं और मौके पे उसका इंस्पेक्शन कराएं ताकि वो एक रिपोर्ट सबमिट कर सके। नहीं ऐसा क्या है कि बैंकर में इतना पे नहीं करता है कि हम एक स्ट्रक्चर डिजाइनर को या इंजीनियर को अफोर्ड कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक इंडस्ट्री आ जाती है अपने मनुष्य नहीं, बड़े प्रोजेक्ट सर, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ जी। यहाँ पे कैंपस में वेंडर और मनोज की बात करें जो यहाँ रहते हैं, रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट को बैंक में सबमिट किया है। आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। रेट अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। ओके सर, ओके। लेकिन रजत भाई उसमें आपको पेमेंट बैंक में किया होगा। लगाए गए पेमेंट अब मनोज ने हमको किया, बैंक ने किया नहीं, बैंक ने नहीं किया, लेकिन मनोज ने किया है। और एक जो है स्ट्रक्चरल फाउंडेशन की जो है बैंक की बिल्डिंग है, बैंक ने किया होगा। एक नहीं, एक बैंक बिल्डिंग और है कराची में बैंक बिल्डिंग है, तो उसमें भी कुछ इशू आ रहे थे, तो उसके लिए एक फाउंडेशन रिपोर्ट जो है मनोज ने हमसे बैंक को दिलवाई थी, फिर उसको बैंक ने ही हमको पे किया था। हाँ तो सेंट्रल बैंक का रहा होगा, बैंक ने उसको पे किया होगा। हाँ बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया होगा। बैंक कुछ बैंक पे कर देते हैं। नहीं चूंकि उनकी अपनी मुझे यहाँ तक याद आ रहा है काका बिल्डिंग वाला वो भी कह रहे हैं कि कोई नहीं, चीज कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हमने सिर्फ साउंडनेस सर्टिफिकेट दिया और वैल्यूएशन नहीं दी। लेकिन पेंट की दुकान थी वो बैंक अधिकतर प्राइवेट बैंक किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक तक इस काम के लिए पे नहीं किए। उसने बैकवर्ड से ही कह दिया होगा कि भाई इस तो इसकी आप फ्यूचर एज एक्सपेक्ट कभी नहीं मांगी, रिपोर्ट दी नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ। वो वाली कह रहे हैं तीन केस में जो है मैंने साउंडनेस रिपोर्ट दी है। हमने भी 4-5 केस में दिया, लेकिन उनमें मेरी रिपोर्ट नहीं लगी और वो सारे प्राइवेट बैंक्स थे जिन लोगों ने मांगी। नहीं, मेरे में रिपोर्ट लगती गई है, 5-6 पन्ने की पूरी रिपोर्ट गई है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी गए हैं और उसके बाद जो है उसमें हमें पेमेंट भी मिली है। तो एनीवे मैं अपनी बात कहूँ, थैंक यू रजत जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने इतनी अच्छी स्पीच दी, बहुत। और आप सभी को बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने टाइम निकाल के। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी मनोज जी आपसे भी है कि जो फर्स्ट सैटरडे को आप लोग कर रहे हैं सेमिनार, तो सेकंड फर्स्ट सैटरडे वर्किंग डे होता है और वर्किंग डे में उतने लोग नहीं आ पाते जितने के हम लोगों के सेकंड सैटरडे में आ जाते हैं। आज देखिए रजत जी भी देर से बेचारे ज्वाइन करता है, कहीं ये भी बिजी हो गए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप डिस्कस करिएगा इस पर कभी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अस्टर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू।